दोस्तों नमस्कार। प्रतियोगिता दर्पण का जुलाई का अंक उसका राष्ट्रीय घटनाक्रम है। उससे हम लोग कुछ एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो काफ़ी सरल स्तर के होंगे। तो इसके लिए आप चूँकि 4-5 टॉपिक है और उससे हमने 50 क्वेश्चन लिया है, तो निश्चित ही कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको लगेंगे कि काफ़ी आसान है, इरेलीवेंट है। तो खैर इसको आप मैनेज कीजिए। लेकिन हमने 50 प्रश्न बनाए हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, तो आप इसे देखें। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर किस रात हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर किस रात हुई थी? तो ये 6 से 7 मई को हुई थी। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत का समय क्या था? तो 1 बज कर के 5 मिनट यह समय था, 6 से 7 मई को। अगला है कि ऑपरेशन सिंदूर कितने मिनट में समाप्त हुआ था? तो यह 25 मिनट में समाप्त हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में कितनी मिसाइलों का प्रयोग किया गया था? तो ये तकरीबन 24 मिसाइलों का प्रयोग और 25 मिनट में कुल 24 मिसाइलों का प्रयोग किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में कुल कितने आतंकी मारे गए थे? तो ये लगभग आंकड़े हैं, लेकिन बताया गया है कि तकरीबन 90 से अधिक आतंकवादी जो है मारे गए हैं। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के तकरीबन 10 सदस्य मारे गए हैं। अगला है कि ऑपरेशन सिंदूर में निम्नलिखित में से कौन सा कैंप शामिल नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा कि सरजाल कैंप, महमूना जोया कैंप, सवाई नाला कैंप, ये सभी ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत टारगेट किए गए थे, लेकिन कुंदापुर कैंप यह टारगेट नहीं हुआ था। तो ये कुंदापुर कैंप इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जारी वीडियो का शीर्षक क्या था? ऑपरेशन सिंदूर पर जो वीडियो जारी किया गया था उसका शीर्षक क्या था? तो आपने देखा होगा कि प्लान्ड, ट्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड। प्लान्ड, ट्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर जारी वीडियो उसका शीर्षक क्या था? प्लान्ड, ट्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड। अगला है कि पाकिस्तान ने भारत के किस एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली को निशाना बनाने का दावा किया था जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया? तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अवाक्स है, आपने पढ़ा भी होगा, AWACS। ये एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तानी, और इसे तबाह कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि युद्ध विराम की जो घोषणा है किस दिन की शाम को हुई थी? तो यह 10 मई 2025 को युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। आगे है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कितने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं? तो इसका आंसर है कुल 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ विपक्षी दलों के भी लोग इसमें सम्मिलित हैं। अगला है कि रिट्रीट सेरेमनी में फ़िलहाल कौन सी क्रिया नहीं हो रही है? रिट्रीट सेरेमनी में कौन सी क्रिया नहीं हो रही है? तो ये हाथ मिलाने की जो क्रिया है, हाथ मिलाना जो है वो नहीं हो पा रहा है। अगला है कि अटारी बॉर्डर किस ज़िले में स्थित है? याद रखें, अटारी बॉर्डर किस ज़िले में स्थित है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और ये सभी काफ़ी चर्चा में है, और इस वर्ष जो भी एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपको है। तो ये सब याद आपको रखना ज़रूरी है कि अटारी बॉर्डर या हुसैनी वाला बॉर्डर या सादकी बॉर्डर, ये सब कहाँ कहाँ स्थित है वो आपको जानने पड़ेंगे। तो इसका उत्तर होगा कि अटारी बॉर्डर कहाँ है? तो अमृतसर में स्थित है। हुसैनी वाला बॉर्डर की बात करें, हुसैनी वाला बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो हुसैनी वाला फिरोजपुर ज़िले में स्थित है। और सादकी बॉर्डर वह कहाँ स्थित है? तो सादकी बॉर्डर स्थित है फाजिल्का में। आगे बढ़ते हैं, और यह है कि PSLV C61 प्रक्षेपण किस केंद्र से किया गया, मतलब किस स्थान से किया गया? तो ये आपको पता होगा कि PSLV C61 जो कि विफल रहा था, इसके ज़रिए जो EOS-09 गया था वो असफल रहा, और इसका
प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा से। 17 में है कि EOS-09 उपग्रह को स्थापित कहाँ करना था? तो इसे कहाँ करना था? EOS-09 को ये SSPO में स्थापित करना था। उसके बाद PSLV C-61 की उड़ान कितने मिनट में विफल हुई? फिर से देखें कि C-61 की उड़ान कितने मिनट में विफल हुई? तो यह 12वें मिनट में जाकर के विफल हुई। ये इसरो का कौन सा मिशन था? इसरो का 101वां मिशन था। PSLV C-61 किस संस्करण की 27वीं उड़ान थी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि PSLV C-61 यह किस संस्करण की 27वीं उड़ान थी? तो ये PSLV एक्सेल की 27वीं उड़ान थी। उपग्रह EOS-09 किस पूर्ववर्ती मिशन का रिपीट संस्करण था? तो यह किसका रिपीट संस्करण था? आपने पढ़ा होगा EOS-04 का रिपीट संस्करण था। PSLV की पहली विफल उड़ान कौन सी थी? PSLV की पहली विफल उड़ान कौन सी थी? तो ये PSLV D1 इसकी उड़ान विफल रही थी। ठीक है, डी से आप याद रखिएगा, PSLV डिफीट ऐसा करके याद रखिएगा। D1 PSLV D1 यह विफल उड़ान रही थी। PSLV C-39 की विफल उड़ान किस वर्ष हुई? तो यह 2017 में यह उड़ान विफल रही थी PSLV C-39। ये सभी क्या दिखाया गया है कि PSLV की कौन कौन सी उड़ानें विफल रही। तो अभी जो उड़ान विफल रही थी, उसके बाद पहली विफल उड़ान रही थी PSLV D1, दूसरी विफल उड़ान रही थी 2017 में PSLV C-39, और ये वाला मिशन जो इसरो का 101वां मिशन था। आगे है कि GSLV F-15, ठीक है, GSLV F-15 मिशन में कौन सा उपग्रह था? आपने पिछले महीने का जब PD पढ़ा होगा तो उसमें यह प्रश्न दिया गया था और विस्तार पूर्वक भी दिया गया था। तो इसे NVS 02 यह उपग्रह था। यह भी आंशिक उपलब्धि से, इसे मैं आंशिक उपलब्धि बोल सकते हैं कि यह भी विफल रहा था, NVS 02। ये GSLV की उपग्रह की उड़ान थी जो विफल रही थी। NVS को कहाँ स्थापित करना था? तो देखिए GSO से GTO में स्थापित करना था। ठीक है, तो अंतिम रूप से इसे GTO से GSO में, माफ़ कीजिए, GTO से GSO में स्थापित करना था। तो GTO तक तो आ पाया, लेकिन GSO में स्थापित अंततः नहीं हो पाया। आगे है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इस बार कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इस वर्ष आयोजित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 27वां नंबर है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स किस महीने आयोजित किए जाएंगे? तो मई जून के महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। स्कूल गेम्स का आयोजन किस अवधि में हुआ? यह एक कैलेंडर जारी हुआ था, खेलो इंडिया का कैलेंडर जारी हुआ था, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो आप देखें कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक स्कूल गेम्स का आयोजन होगा। विश्वविद्यालय गेम्स की बात करें तो विश्वविद्यालय गेम्स का आयोजन मार्च अप्रैल में हो गया है। आगे है कि स्वदेशी व मार्शल आर्ट्स गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, मैंने आपके लिए यह वीडियो इसलिए लाया है ताकि आशा है कि आप प्रतियोगिता दर्पण को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया होगा, और आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पाए हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक सफल हो पाई है, उसका टेस्ट लेने के लिए है। आप ये मत समझे कि ये प्रश्न जो है सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। ये जस्ट आपने जो भी पढ़ा है, मैं हमेशा विस्तार पूर्वक पढ़ाई के पक्ष में रहता हूँ, तो आप इसे विस्तार पूर्वक ही पढ़ें। हाँ, लेकिन यह चेक करें कि आपको फैक्ट्स भी याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो फैक्ट्स चेक करने के लिए कि आपके दिमाग में वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में इसका हल कर पाए, इसके लिए जस्ट केवल। ठीक है, तो इसका मतलब यह मत समझे कि 50 यह ऑब्जेक्टिव तैयारी करके आप एग्ज़ाम में बैठ जाएं। तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें से कई प्रश्न आ सकते हैं सीधे तौर पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी व मार्शल आर्ट्स गेम कहाँ आयोजित हुए थे?
तो कहाँ हुए थे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरिया कोर्ट्स के फैसले पर निर्णय सुनाया था। आपको पता होगा कि इसे गैर बाध्यकारी घोषित किया गया था। तो यह कब की बात है? तो 29 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सरिया कोर्ट को गैर बाध्यकारी मानते समय पीठ में कौन शामिल नहीं थे? तो इसे आप देखें, इंदु मल्होत्रा शामिल नहीं थे। आपको पता होगा कि संजीव खन्ना तो सीजे उस वर्तमान सीजे तात्कालिक सीजेआई थे, और सुधांशु धूलिया और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच थी, जिस बेंच के जरिए यह फैसला सुनाया गया कि सरिया फैसले को गैर बाध्यकारी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरिया आदेश तब बाध्यकारी होंगे जब पक्षकारों ने उन्हें क्या किया हो? चुनौती दी हो, स्वीकार किया हो। हाँ, स्वीकार किया हो। अगर स्वीकार किया हो तो क्या है कि सरिया आदेश तब बाध्यकारी हो सकते हैं। अगला है कि 34वां नंबर प्रश्न है कि INS कौंडिन्य में पाल के लिए कौन सा फाइबर उपयोग किया गया है? तो आपको बता दूं कि INS कौंडिन्य जो कारावार बंदरगाह से इसका ये शुभारंभ है, इसका यहाँ पर जलावतरण किया गया था, और जो ऋषि कौंडिन्य हैं उनके नाम पर, जो भारतीय नाविक थे, ऋषि कौंडिन्य के नाम पर ये INS कौंडिन्य का नाम रखा गया था। तो पाल, जो जैसे ये नाव होती है और ऊपर जो ये पाल होता है, तो इसके बारे में लिखा है कि पाल के लिए कौन सा फाइबर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये कोई आर्टिफिशियल फाइबर का यूज नहीं हुआ है, बल्कि किसका यूज हुआ है? तो इसमें कोयर नारियल फाइबर का यूज हुआ है। ठीक है, अगला है कि INSV कौंडिन्य के पाल पर उकेरी गई आकृति कौन सी है? तो आपको पता होगा कि गंड भेरुंड की आकृति है और सूर्य की आकृति उकेरी गई उस पर। कौंडिन्य के धनुष पर नक्काशी कौन सी है? तो कौंडिन्य के धनुष पर नक्काशी है सिंह यली की। ठीक है, कौंडिन्य के पत्थर लंगड़ का डिजाइन किस शैली में है? तो आपको आपने ज़रूर पढ़ा होगा, हड़प्पा शैली में है कौंडिन्य के पत्थर लंगड़ का डिजाइन। INS कौंडिन्य की नौसेना में औपचारिक जो शामिल होने की तिथि क्या है? तो इसका जवाब क्या है आपका? तो 21 मई 2025। देखिए, इन सभी प्रश्नों के लिए तिथि उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी महत्वपूर्ण यह होती है अगर किसी भी इस तरह के जो सेना में जो शामिल होते हैं, कोई भी सुविधा दी जाती है, या कोई युद्धपोत है, पनडुब्बी है, या कोई विध्वंसक है, तो उसमें यह देखा जाता है कि उसको बनाने वाली संस्था कौन सी है, इसको किस सेना को दिया गया। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तिथि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। चलिए, फिर भी मैंने शुरू में ही कहा था, इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो, अब चूँकि 50 प्रश्न बनाने हैं, 2-4 टॉपिक से 50 प्रश्न बनाइएगा तो कुछ इस प्रश्न इस तरह के आ जाएंगे, तो इससे परेशान नहीं हो। यह इस 38वें प्रश्न का जवाब है 21 मई 2025 को औपचारिक तिथि थी शामिल करने की। रिट्रीट सेरेमनी में BSF के साथ कौन सी इकाई भाग लेती है? तो आपको पता है कि पाकिस्तानी रेंजर्स जो है वो रिट्रीट सेरेमनी में भाग लेती है। फिर आगे है कि रिट्रीट सेरेमनी में फ़िलहाल कौन सा परंपरागत कृत्य बंद हो गया है? अभी रिट्रीट सेरेमनी में कौन सा परंपरागत कृत्य बंद हो गया है? तो गेट खोलने की जो परंपरागत कृत्य है वह बंद हो गई है। आगे है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि अभी 103 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है, और इसमें बिहार के भी 2 स्टेशन को चिन्हित किया गया है, जिसमें एक है पीरपैंती और दूसरा है थावे। ये दोनों रेलवे स्टेशन हैं जिसको चिन्हित किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए। ये बिहार से संबंधित है। अन्य, चूँकि आपको मैंने पहले ही कहा कि इसमें 103 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है, लेकिन बिहार से मात्र 2 पीरपैंती और थावे को चिन्हित किया गया है। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अभी तक रेलवे स्टेशन क्या है? सफ़र करने का, और जैसे तैसे सफ़र करने का। कितनी कष्टदायक सफ़र होती है आपने देखा होगा। तो इसी कष्टदायक सफ़र को आसान बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, ताकि यात्रा करना एक क्या है कि कठिनाई, कष्टदायक नहीं हो, बल्कि उसे
यात्रा को आरामदेह बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें, कि अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है। तो क्या है वो तो आपने देखा कि स्वच्छता बढ़ाना है, आरामदायक बनाना है, सूचना प्रणाली को भी सुधार करना है, लेकिन ट्रेन हब बनाना ये नहीं है। ठीक है, तो हमसे क्या प्रश्न पूछा गया कि अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, तो ट्रेन हब बनाना है। अगला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किस राज्य से किया गया। तो किस राज्य से किया गया, तो आपको पता होगा कि राजस्थान के बीकानेर स्थान से इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, बीकानेर से इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है, गोविंदपुर झारखंड में स्थित है। बीकानेर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो अभी मैंने बताया राजस्थान से, और यहीं से इसका शुभारंभ हुआ है। अगला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि ग्रेटर नोएडा में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है। ग्रेटर नोएडा में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। तो इसे आप देखें कि ग्रेटर नोएडा में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने वाली, तो इसे आपने पढ़ा होगा कि 5 नए विश्वविद्यालय हैं जिनके परिसर भारत में खुलने वाले हैं, और यूजीसी इसके लिए आशय पत्र जारी किया है। ठीक है, तो यूजीसी के द्वारा जो यूनिवर्सिटी को चिन्हित किया गया है उसमें कई यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक आईआईटी है, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए की है। फिर आपने यहाँ देखा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और भी बहुत सारा, जैसे एक लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, एक इटली की यूनिवर्सिटी है, और 2 ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। तो इसमें वेस्टर्न है और एक और है, मैं भूल रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ ग्रेटर नोएडा में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना करने की बात है, तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी। विदेशी विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण अभी हमने कहा यूजीसी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल कहाँ किस देश की है, तो यूके की है। इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही कहा था, यह प्रश्न सीधे तौर पर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट है कि आपने क्या सही ढंग से पढ़ा है। अगर 50 में अगर आप 45 से ऊपर अगर कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपने खूब अच्छे ढंग से पढ़ा है। 40 से ऊपर कर रहे हैं तो आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। 40 तक ठीक है फिर भी, लेकिन 40 से अगर कम कर रहे हैं तो आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। थोड़ा बारीकी से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। चूँकि देखिए बीपीएससी के लिए मैं बात करूं तो बीपीएससी में आप जिस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड्स देख रहे हैं उसमें तथ्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं। मेंस में भले ही वो चेक किया जाता हो जो भी है, लेकिन प्रीलिम्स में पूरी तरह से आप स्टैटिक पोर्शन की बात करें या करंट अफेयर्स की बात करें, सीधे तौर पर आपसे केवल और केवल फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आप अंडर एस्टिमेट न करें कि इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस देश की है, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। उसमें जितने भी यूनिवर्सिटी का नाम दिया था सब की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे कि एक इटली की यूनिवर्सिटी है, वो फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग और आर्ट वगैरह इसमें ख्याति प्राप्त है। जैसे कि यह प्रश्न दिया हुआ है कि इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, तो यह इंजीनियरिंग क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन हो सकता है, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब है, साइंस हो गया, इस सब के लिए इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जानी जाती है। इसमें तो ऑप्शन दिया है, जैसे लॉ दिया है, बिजनेस दिया है, आर्ट्स दिया है, तो इसके लिए तो कम से कम नहीं जानी जाती। इसमें है इंजीनियरिंग, जैसा कि दिया है, टेक्नोलॉजी हो गया, और उसके बाद साइंस, ये इन सभी के लिए इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जानी जाती है। हाँ, मैं भूल रहा था, यही है इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिज़ाइन। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि यह डिज़ाइन, यह इटली की यूनिवर्सिटी है और फैशन एंड विजुअल आर्ट्स के लिए यह विश्वविख्यात है। ठीक है,
और राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला किसने रखी? तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी। इसे भी आपने पढ़ा होगा कि देहरादून में यह स्थित है और पहले राष्ट्रपति उद्यान का नाम क्या था? राष्ट्रपति उद्यान को पहले वो आसियाना ऐसा कुछ करके कहा जाता था, राष्ट्रपति आसियाना, लेकिन उसका नाम बदल करके अब राष्ट्रपति उद्यान रख दिया गया है, देहरादून में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि पहले वहाँ घोड़े का प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है, जो अंगरक्षक घोड़े होते थे उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए जो कि नेशनल न्यूज से है, ठीक है। अब हम लोग इंटरनेशनल भी करेंगे तो वो अगले वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।